So, hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with the क्रियाशारी सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने पेपर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पेपर नंबर 2 की तरफ। पेपर नंबर 1 में हम लोग ने 13 चैप्टर्स के हिसाब से अपने टॉपिक्स देखे थे जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में है। वो हम लोगों ने डिवाइड करे थे 13 चैप्टर्स में। देखो, ये चैप्टर्स अलग भी हो सकते हैं, कुछ में 14 हो सकते हैं, कुछ में 15 हो सकते हैं, कुछ में 10 ही हो सकते हैं। बट जो भी चीज़ें जितनी भी थी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, वो सारी चीज़ें कवर हैं। कोई अगर चीज़ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं कवर है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूँगा कि हाँ, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है? तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा चैप्टर 1 से लेकर 13 तक चीज़ें देख ली थी। एनसीईआरटी सिलेबस के पेपर 1 के लिए जितनी भी चीज़ें थी, वो सब हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पेपर नंबर 2 की तरफ, क्रिया शारीर के, जिसमें हम लोग धातुओं के बारे में देखेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग ने 13 चैप्टर कर लिया था, तो ये है हमारा 14 चैप्टर। चैप्टर नंबर 14, धातु पोषण। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे सप्त धातु होते हैं, उनका पोषण होता है। हमारी बॉडी बनी है दोष धातु मल मूल ही शरीरम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, जो श्लोक आता है, ये तो आपको एकदम टिप पे रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी पूछे कि हाँ, क्या होता है शरीर, तो ये बता दिया जल्दी से। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, श्लोक जो होता है शरीर का, वो भी होता है। बट अगर कुछ नहीं आ रहा, तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, शुक्र षोडशम गर्भाशय सातवां प्रकृति विकार वाला जो श्लोक है, वो भी आपका शरीर की व्याख्या में आ जाता है। तो बहुत सारे हैं, बट ये वाला याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग धातुओं की बात करेंगे कि जो 7 धातुएँ होती हैं, वो कैसे-कैसे होती हैं, पोषण मिलता है उनको। तो सबसे पहले हम लोग जो आहार ग्रहण करते हैं, वो पंचभौतिक होता है आहार, षड्रस होता है। पंचभौतिक आहार होता है, उसमें 6 रस होते हैं, मतलब 5 महाभूत होते हैं, 6 रस होते हैं, 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन-कौन से थे? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आहार चैप्टर में। तो कौन-कौन से हैं? भक्ष्य, भक्ष्य, लेह्य और खाद्य और पेय। तो ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे आहार। इनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं, बट मेन यही 4 आहार हैं। चरक संहिता में भी ये बताए गए हैं 4 प्रकार के आहार। फिर आगे चल के अलग-अलग चैप्टर्स में इनके पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं एक तरीके से यूज़ करे गए हैं, बट 4 टाइप के आहार ही होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये 4 प्रकार के आहार होते हैं, कौन-कौन से होते हैं ये। 20 गुणों से युक्त होते हैं, तो 20 गुणवादी गुण होता है, वो सारे आहार में होता है। तो ये जब जठराग्नि में क्रिया होती है, जब डाइजेशन होता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? एक सारभाग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग आहार रस की संज्ञा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये आहार का रस है। सार भाग क्या होता है? जो अच्छा वाला पार्ट होता है वो, उसे हम लोग कहते हैं सार अंश या सार भाग। अब ये रसादी धातुएँ अपनी-अपनी अग्नियों द्वारा पित्त एवं प्रसाद, इन दोनों प्रकार में पाक को प्राप्त होती हैं। जैसे आहार था, आहार का जठराग्नि जठराग्नि से जठराग्नि से इसका वो हुआ, तो क्या बना? आहार रस। आहार रस या फिर रस बोल सकते हैं। अब इनकी सबकी अपनी-अपनी अग्नियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे कह सकते हैं रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, तो इस तरीके से सबकी अपनी-अपनी होती है। तो इससे क्या होता है? कोई भी जो धातु होती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सार भाग और पित्त भाग। पित्त भाग। तो सार भाग जो होता है, उसमें भी 2 टाइप से बनते हैं। जो अगला वाला है धातु, नेक्स्ट धातु है, वो बनेगा, और जो उपधातु है, उपधातु, वो बनेगा। उपधातु क्या होता है? कह सकते हैं ये धातु, ये उपधातु वो होता है जैसे धातु ही की तरह होता है, लेकिन धातु क्या करता है? पोषण करता है। तो ये पोषण नहीं करता है, सिर्फ धारण करता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी प्रसाद रूपी सार भाग से उत्तर धातुओं का पोषण एवं निर्माण होता है। अभी वही हम लोगों ने बात करी। सप्तविधे धातारो धातो द्विधा पुनः यथा स्वाम अग्निभिः पाकम यान्ति किट प्रसादवत्। चरक के चिकित्सा स्थान का श्लोक है कि वही है कि धातु जो होते हैं वो किट और प्रसाद, इन दोनों उसमें डिवाइड होते हैं। अष्टांग हृदय ने कहा है कि धात्वाग्नि पाक होने के उपरांत धातुओं का प्रसाद एवं किट रूप में 2 प्रकार का विभाग हो जाता है। वही सेम अष्टांग हृदय ने भी कहा है। इस प्रकार प्रत्येक अपनी धात्वाग्नि से पाक होने पर वह धातु प्रसाद सार एवं पित्त भाग में विभक्त हो जाता है। तो सेम वही चीजें अलग-अलग आचार्यों के द्वारा कही गई हैं। तो वही वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि एक बार चरक ये बोल रहे हैं, एक बार अष्टांग हृदय में भी बोल रहा है। बट मेन चीज जो है वो चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद श्लोक आता है चरक चिकित्सा का कि किस तरीके से
क्रम होता है धातुओं का, तो रसादक्तम ततो मास मास में दो अस्ति चा स्थानो मज्जा तथा शुक्राम शुक्राद गर्भ प्रजायते। तो अष्टांग हृदयम में भी शारीरिक स्थान में बोला गया है ये श्लोक। ठीक है, सुश्रुत भी यही श्लोक बता रहे हैं, रसादक्तम ततो मास 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 और मेद प्रजायते, फिर उसका आदि वाला श्लोक है, तो देख लीजिएगा। चरक एवं सुश्रुत एवं भागवत के अनुसार आहार रस से रस, रस से रक्त, रक्त से मात, मास से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये हमारी 7 धातुएं होती हैं। अब इनका कैसे पोषण होता है? क्या ये इसको बनाती है, ये इसको बनाता है, ये इसको बनाता है, इस तरीके से होता है? या फिर ये इसको बना रही है, ये इसको बना रही है, ये इसको बना रही है, किस तरीके से बनता है? तो उसके बारे में बताएँगे। तो यहाँ पे 3 तरीके के न्याय आते हैं, 3 तरीके की थ्योरीज़ आती हैं, जो अलग-अलग आचार्यों ने बताया है कि किस तरीके से हमारे धातुओं का पोषण होता है। पहला तो है क क्रम, परिणाम, पक्ष। ठीक है? कि क्रम से ही सामने वाली, आगे वाली धातु का परिणाम होता है। और क्षीर-दधि न्याय भी इसे बोलते हैं। क्षीर-दधि न्याय इसलिए बोलते हैं, जैसे दूध होता है, क्षीर होता है, जिसे हम लोग दूध कहते हैं, वो दही में जैसे कन्वर्ट हो जाता है, उस तरीके से कि रस है, रस पूरा रक्त में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? फिर रक्त रस में कन्वर्ट हो गया, जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो रहा था। दही से हम लोग आगे नवनीत बना रहे थे, नवनीत या तक्र बना रहे थे, फिर वो आगे जाके घृत बनता है। तो इसी तरीके से जो इस तरीके का क्रम होता है, ये धातु पोषण का जो न्याय है, दृष्टांत बोला गया है। दृष्टांत वो एग्ज़ाम्पल होता है जो एक स्कॉलर को भी उतना ही समझ में आए जितना एक बिलो एवरेज बंदे को समझ में आ रहा है। ठीक है? तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब क्षीरदधि न्याय में आचार्य चक्रपाणि ने चरक सूत्र स्थान में 28वें चैप्टर की टीका में अन्य के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि जैसे क्षीर संपूर्ण रूप से दही में परिणत हो जाता है, दही सर्व आत्मनः तक्र या नवनीत में, और नवनीत जो होता है वो घृत में मतलब घी में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार रस धातु अपनी अग्नि से पक्व होकर रस रक्त में परिवर्तित हो जाता है, रक्त मांस में, और इसी प्रकार अन्य धातुएँ भी उत्तरोत्तर धातु में परिणत होती रहती हैं, आगे बनती रहती हैं। या पोषण क्रमानुसार होने के कारण इसे क्रम परिणाम पक्ष बोला गया है, क्योंकि इसमें पूर्व की धातु संपूर्ण रूप से उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे रस है जो रक्त में बन गया, अब रक्त जो होगा वो वापस रस नहीं बन पाएगा। जैसे दूध है, तो दूध दही बन जाता है, लेकिन दही कभी दूध नहीं बन सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसलिए इस न्याय को सर्व आत्म परिणाम भी कह रहे हैं। क्षीर एवं दधि की उपमा देने के कारण इसे क्षीर-दधि न्याय भी जाना जाता है। ये आपके वाइवा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 3 न्याय जो होते हैं धातु पोषण के, वो बताओ, ठीक है? तो यहाँ पे केदारी कुल्या न्याय है, तो केदारी कुल्या न्याय में क्या होता है कि जैसे जो हमारा वो होता है, खेत होता है, तो खेत में नालियाँ बनी होती हैं ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? तो एक बार हम लोग पानी निकालते हैं तो उसमें नालियों से सारे जगहों पे पानी चला जाता है, तो इसीलिए इसको केदारी कुल्या न्याय बोल रहे हैं। केदारी का अर्थ क्यारी तथा कुल्या का अर्थ यहाँ पे नाली से है। प्रस्तुतः दृष्टांत में केदारी से शरीरस्थ धातु में एवं कुल्या से पोषण करने वाली वनियों को ग्रहण करना चाहिए, ठीक है? जो हमारी शारीरिक धातु है उसे केदारी से यहाँ पे बोला गया है, और जो पोषण करने वाली वनियाँ हैं, मतलब जो जाल हैं, धमनी है, सिरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको हम लोग कुल्या बोल रहे हैं, जो नालियाँ हैं। प्रथम रस धातु रक्ताशय में जाकर वहाँ सर्व संसर्ग वर्ष वह रक्त के समान गंध वर्ण को प्राप्त करती है। रस यहाँ पे रक्त की पोषण सामग्री के लिए जो अन्य धातुओं से पृथक है, उससे देकर रक्त का पोषण करता है। इसके पश्चात रस मांस धातु में जाकर मांस को पोषण अंश उसे देकर पोषण करती है। ठीक है? इसी तरीके से जो रस है वो रक्त का भी पोषण कर रही है, मांस का भी पोषण कर रही है, मेद का भी पोषण कर रही है, अस्थि का भी, और शुक्र का भी इस तरीके से पोषण कर रही है। इस प्रकार प्रत्येक धातु में जाकर उस धातु का पोषण अंश को देकर उत्तरोत्तर धातु का पोषण करती है। अब यहाँ पे वो दिया गया है एक टेबल के फॉर्म में, जैसे क्षीरदधि न्याय हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, तो उसको कैसे समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से कि हम लोगों ने पंचभौतिक आहार ग्रहण किया, उसमें जठराग्नि का पाक हुआ, उसमें सार भाग और पित्त भाग बना। सार भाग अन्न रस बोल रहे हैं, पित्त भाग पुरीष और मूत्र को बोल रहे हैं। फिर आगे चल के
जो सार भाग है वो मल और स्थूल और सूक्ष्म, ये 3 पार्ट बनाता है। ऐसे कह सकते हो ये सार है इसका, और ये है नहीं, जो सार है, सार में अपना ये स्थूल और सूक्ष्म और मल बन रहा है, और मल भाग तो ये निकल ही गया। इसी तरीके से जो सूक्ष्म भाग है, तो वो उपधातु और रक्त निर्माण अंश बनाता है, जिसमें रक्ताग्नि की क्रिया होती है, तो फिर इस तरीके से आगे बनता है। और स्थूल क्या है? स्थूल जो मेन अपना नेक्स्ट वाला धातु है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सूक्ष्म में क्या है? रक्त निर्माण अंश। स्थूल क्या है? रक्त धातु। मल क्या है? कफ। रस का मल क्या होता है? रस का मल, रस धातु का मल है, मल है कफ। ठीक है, वैसे ये रक्त का क्या है? पित्त। तो यहाँ पे मल, स्थूल और सूक्ष्म का मतलब समझ में आ गया होगा। और जो सूक्ष्म है उसमें उपधातु और रक्त निर्माण अंश, जो नेक्स्ट वाली धातु है उसका निर्माण अंश बनता है। फिर उसके बाद मल, स्थूल, सूक्ष्म, सेम वही चीज हुई यहाँ पे। फिर उसका भी उपधातु बना, और मल मां से निर्माण अंश बना। उपधातु रक्त का क्या होता है? कंडरा और सिरा। रस का क्या होता है? स्तन्य और आर्तव। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि उपधातु क्या है, और यहाँ पे इसका उपधातु क्या है, और इसका उपधातु क्या है, और इसका उपधातु क्या है, और इनमें तो कोई उपधातु नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये इसका उपधातु है रस का। ये किसका उपधातु है? रक्त का। ये किसका है? मांस का। ये किसका है? मेद का। ठीक है, तो ये उपधातु आपको याद होने चाहिए, और ये मल याद होना चाहिए कि किसका क्या मल है। रस का मल ये है, रक्त का मल ये है, मांस का मल ये है, मेद का है ये, अस्थि का है ये, अस्थि, और ये है मज्जा का, और ये है शुक्र का। शुक्र का वैसे कोई नहीं होता, उपधातु भी कोई नहीं होता, इसका भी उपधातु कोई नहीं होता, इसका उपधातु कोई नहीं होता। बट ये जो टेबल है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। फिर यहाँ पे केदारी कुल्यन आया हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें नालियाँ होती है। तो जैसे रस था, पंचभौतिक आहार, उसमें जठराग्नि का पाचन हुआ, फिर उससे प्रसाद और किट्ट भाग बना, वो तो सेम है। अब यहाँ पे जो आहार रस है वही सारे धातुओं को बना रहा है, पोषण प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, वो चीज़ तो मैं नहीं बोल रहा। वैसे तो ये वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है, शीर्षधि वाला, और बाकी ये भी अलग-अलग आचार्यों ने दिया है। रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि सब अपने-अपने अग्नियों के द्वारा किट्ट और सारभाग बना रहे हैं। सारभाग, किट्ट भाग, सारभाग, किट्ट भाग। तो सार है तो सार में रस धातु और उपधातु बन जा रहा है। ठीक है, फिर एक और आता है खलेव कपोत न्याय। तो खली कपोत क्या होता है कि जैसे खलिहान होता है, खले मतलब खलिहान, कपोत मतलब कबूतर। तो क्या होता है, कबूतर यहाँ पे जा रहा है और सारी धातुओं का पोषण कर रहा है। जैसे आहार रस है, उसे हम लोग खलिहान बोल रहे हैं। अब यहाँ से कबूतर निकला और रसाग्नि मतलब रसवा स्रोतस में गया, और वहाँ पे सारभाग और किट्ट भाग बनाया। ठीक है, तो ये सबसे कम लंबा वो था कि आहार के बाद रस धातु का जो निर्माण हो रहा है। फिर उससे थोड़ा सा लंबा क्या होगा? रक्त का निर्माण। ठीक है? फिर उससे मतलब सबसे ज़्यादा अधिक कौन-सा लंबा होगा? तो सबसे ज़्यादा अधिक शुक्र वाला होगा, क्योंकि शुक्र का निर्माण हो रहा है, तो वो बहुत दूर जाना पड़ रहा है कबूतर को। और जो रस का निर्माण है उसके लिए बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं जाना। तो बस यही है कि एक खलिहान से कबूतर निकला, और वहाँ से वो अपनी जो धातु हैं उनको बना रहा है। अगर पास वाली हैं तो जैसे रस वाली है, रक्त वाली है, तो ये सब पास वाली हो गई, तो इस जल्दी-जल्दी बनाए दे रहा है। और जो शुक्र वाली है वो सब दूर है, दूर जाना पड़ रहा है, तो धीरे-धीरे वो बन रही हैं। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो किट-विट वो दिया हुआ है, किट भाग, तो ये देख लेना, अभी हम लोग ने ऊपर देखा, बट यहाँ पे एक बार देख लो। अभी उपधातु शायद नेक्स्ट मतलब आगे चैप्टर आएगा, तो उसमें आपको फिर से बताया जाएगा। किट वाला आएगा तो उसमें भी बताया जाएगा। ठीक है?
तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। इसमें ये 3 न्याय जो हैं ये सारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षीरदधी न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खलेकापोत न्याय। इन तीनों न्यायों के बारे में जैसे बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि हाँ, किस तरीके से दही जो दूध जो होता है दही में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से जो धातु होती हैं अपने नेक्स्ट वाले धातु में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और उसी तरीके से यहाँ पे क्षीरदधी का टेबल दिया हुआ है, उसको समझाया कि किस तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करी रहे हैं। और फिर केदारी कुल्या था, तो केदारी कुल्या में किस तरीके से आहार रस का जो प्रसाद मतलब जो आहार रस था, रस धातु था, फिर वो आगे चल के अपना रस धातु, रक्त धातु, मांस मेद वो सारी चीज़ें बना रहा है। फिर खले कपोत भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से खलिहान से कबूतर निकलता है और आगे जाके अपनी जो धातुएँ होती हैं उनको बनाता है, उनका धातुओं का पोषण करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 15 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए। टाटा, बाय-बाय।